हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं और बायोलॉजी का ये महामैराथन क्लास होने वाला है। हम लोग 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा। तो क्या करते हैं, चलिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न को बताना स्टार्ट करते हैं और हम ज़्यादातर क्या बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आप तो शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कर लेते हैं। बचता क्या है आपका, बचता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। उसका भी चिंता मत कीजिए, वो उसका भी हम तैयारी करवा ही दे रहे हैं। तो आपका बायोलॉजी भी हम कंप्लीट करवाते हैं। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न से समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ शेयर तो जरूर कर सकते हैं, शेयर तो आप कर ही दीजिए। और जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और आपको कोई बात हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा रोग के लक्षण लिखे। इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है उसके क्या क्या लक्षण जो होते हैं उसके बारे में आपको बोला जा रहा है लिखने के लिए। लिख देंगे, बहुत आसान तरीका है। इन्फ्लुएंजा सबसे पहले आपको इस प्रकार से कुछ लिख देना होगा, हेडलाइंस यानी कुछ मोटा अक्षर में। संक्षेप में फ्लू, यानी इसे फ्लू इंग्लिश में भी देख सकते हैं, फ्लू कहते हैं। यह वायु के माध्यम से बहुत तेजी से, यानी हवा के माध्यम से बहुत तेज गति से फैलने वाला विषाणु जनित रोग होता है। यानी ये भी पूछेगा कि जो इन्फ्लुएंजा है वो कौन सा जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। तो बताने के विषाणु जनित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक की झिल्ली तथा श्वास नली को प्रभावित करती है। क्या करती है यह विषाणु नाक की जो झिल्ली होती है उसकी और श्वास नली को प्रभावित करती है। फ्लू के विषाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रोगों के खांसने, छींकने, हंसने तथा जोर से बोलने पर वायु के माध्यम से तथा रोगी के रुमाल व तौलिया आदि का प्रयोग करने से ये पहुंच जाता है। जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो कैसे होता है, अगर आप खांस रहे, कुछ सामने वाला व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ, तो हो सकता है आपका जो रोग है उसके पास पहुंच जाए, जो इन्फ्लुएंजा रोग होंगे। और जो छींकना, तो इससे भी बहुत सारे होते हैं, एक दूसरे में रोग फैलते हैं, हंसने से भी फैलते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो रुमाल जो होता है, जो तौलिया होता है, दूसरे का यूज करने से जो इन्फ्लुएंजा रोग होते हैं वो वायु के माध्यम से, इसको बोलते हैं हम वायु के माध्यम से, यानी हवा के माध्यम से फैलते हैं एक दूसरे में। और रोग के लक्षण, रोग के प्रारंभ में, और रोग के लक्षण की बात करें तो रोग के प्रारंभ में छींक, जुकाम, सिर दर्द, नेत्रों में पीड़ा, यानी कि आँख जो बहुत तेजी से जो दर्द करता है वह, के साथ नाक बंद हो जाती है, यानी जो वह छींकना वगैरह सब बंद हो जाता है। और सांस लेने में भारी कठिनाई होती है, यानी सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। धीरे धीरे शरीर के अन्य भागों में पीड़ा होने लगती है। जितने भी शरीर के अंग होते हैं सभी में पीड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेत्रों व नाक में से पानी बहने लगता है। शरीर बेचैन और कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। देखिए, कोई भी रोग होगा तो आपका सबसे पहले क्या करेगा, वो जो रोग होगा आपका, अगर शरीर में क्षमता नहीं है उस रोग को लड़ने का, सबसे पहले क्या करेगा, आपका शरीर को कमज़ोर कर देगा। उसके बाद खुद ही खुद बिस्तर पकड़ लेंगे। बाद में ज्वर भी आ जाता है जो 3 से 4 दिन तक उतर जाता है। कभी कभी खांसी बाद में निमोनिया तथा ब्रांकाइटिस में भी बदल जाती है। तो ये था आपका इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में। ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी था, आपको बता दिए। अगला देखिए, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, परिभाषित करिए। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये भी आपका ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम चांस है, लेकिन ज़्यादा चांस है लॉन्ग क्वेश्चन में आने का। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं परिभाषित कीजिए। बताना है कि इंटरफेरोन्स सबसे पहले आपको लिख लेना है इस प्रकार से। इंटरफेरोन्स इस प्रकार से सबसे पहले लिखना है आपको। अकशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा संवर्धित एक ग्लिप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंटरफेरोन के उपयोग वायरस संक्रमण के लिए वेग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। क्या कहते हैं, इस औषधियों के रूप में किसका किया जाता है, इंटरफेरोन्स का उपयोग। आइक्वेस तथा लिंडरमैन ने सन 1957 में इस प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया, और चूंकि इसने अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका, सही बात है, इसलिए इसको इंटरफेरोन कहा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि इंटरफेरोन्स विषाणु केंद्रकीय अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करता है, किंतु यह किसी भी कोशिका के उपापचय में कोई विघ्न नहीं डालता। ये किसी की भी जो कोशिका होती है उसका उपापचय जो क्रिया होती है उसमें भी विघ्न यानी रुकावट, उसमें हस्तक्षेप करता ही नहीं, इंटरफेयर करता ही नहीं है। यह भी निश्चित हो चुका है, यानी क्लियर हो चुका है कि इंटरफेरोन्स कोशिका के बाहर उपस्थित विरियॉन्स आदि को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। न ही संक्रमण रोकने में किसी प्रकार ये सक्षम है, यानी यह संक्रमण को रोक सकते हैं। यह कोशिका के अंदर ही क्रिया करते हैं, जो कोशिका होगा उसका जो अंदरी भाग होगा, जो भीतर वाला जो भाग होता है उसी के आसपास उसी के चारों बगल क्रिया करते हैं, अर्थात केवल अंत कोशिकाएं ही ये क्रिया करते हैं। ये सब जो होते हैं इंटरफेरोन्स क्या होते हैं इसके बारे में आप पूरी अच्छे तरीके से जान गए होंगे। और जितना ज़्यादा कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है कि अगर प्रश्न आने वाला है तो उससे संबंधित जितना भी प्रश्न होगा सभी को डिटेल में अंदर जा कर पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपका शब्द कम पड़ जाते हैं लिखते लिखते। तो ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न 3 नंबर, बी लिम्फोसाइट के बारे में बताइए। बी लिम्फोसाइट क्या होता है? तो देखिए बी लिम्फोसाइट के बारे में देखिए यहाँ पे है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को बी कोशिकीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट को बी कोशिकीय के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षियाँ यानी चूजों के निचले जठरांत क्षेत्र में स्थित एक ग्रंथि जिसे फैब्रिसी प्रबुटी में विकसित होती है। बी सेल, क्या इसमें बी सेल्स की सतहों पर कुछ रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से इनमें एवं टी सेल्स में अंतर किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें अंतर किया जाता है और आगे अंतर किया जा सकता है। इन लसिकनाओं की जीवन अवधि जो होती है वह 5 से 7 दिन की होती है, बहुत कम 5 से 7 दिन, जबकि टी सेल्स कई माह अथवा वर्षों तक जीवित रह सकती है। परिचांसारी लसिकाणुओं में लगभग 65 से 80% टी सेल तथा शेष में अधिकतर बी सेल्स तथा कुछ प्रतिशत में दोनों ही प्रकार के अपरिपक्व कोशिकाएं होती है। बी सेल्स की अगर बात करें तो बी सेल्स तरल प्रकृति की प्रतिरक्षा अनुक्रिया करती है। बी कोशिकाओं के पृष्ठीय घटकों का ये उत्पादन जीन्स के नियंत्रण में रहता है। जिन्हें प्रतिरक्षित अनुक्रिया जो होती है उसे जीन्स कहते हैं। मनुष्य में प्रतिरक्षित अनुक्रिया जीन्स विभिन्न गुणसूत्रों पर ये स्थित होते हैं। ये होता है आपका बी लिम्फोसाइट। तो उम्मीद है आप अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे। अब ध्यान से समझ, इधर तक बात छोड़िए, आपका दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, उधर छोड़िए और मन लगाकर सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। आपका पूरा पूरा प्रश्न जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SCID को परिभाषित कीजिए। SCID को परिभाषित कीजिए। अब कैसे करके परिभाषित, अभी तो आप परिभाषित कर देंगे लेकिन एग्जाम में जाते हैं भूल जाएंगे, इसलिए इसको प्रैक्टिस करके इसको मजबूत कर लीजिए कि एग्जाम में भी आप इसको बना सकें। तो लिखना है कि उग्र संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता। जो उग्र संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता यह जन्मजात असमानता रोग है। जन्मजात यानी जन्म से ही जब कोई बच्चा पैदा हुआ उसी के समय का जो उसके पास जो रोग होता है, ऐसा नहीं कि वो पीढ़ियों से, उसमें क्या होता है कुछ कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो जन्मजात यानी जन्म से ही होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़े वयस्क होने पर वह उत्पन्न होते हैं, जिसमें बाल्यावस्था में ही एवं बी लिम्फोसाइट नहीं होते। बाल्यावस्था में क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो नहीं होते हैं। अतः ऐसे शिशुओं में कोई भी संक्रमण आसानी से हो जाता है, कोई भी संक्रमण, तथा यह अति भयानक स्वरूप धारण कर सकता है। टी लिम्फोसाइट के अभाव में इसे डायडियोर्ज सिंड्रोम एवं बी लिम्फोसाइट के अभाव में एक मैल्यूलीमिया रोग इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक मैल्यूलीमिया रोग इसे बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, नाम आपको नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा और आप फंस जाइएगा उस समय। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका 5वां नंबर जो प्रश्न है कि एड्स पर जो नियंत्रण के उपाय लिखिए। एड्स बहुत सारे जो ये क्या होता है, ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये पुरुषों में ज़्यादातर को फैलता है। क्यों? सभी भोग विलास के पीछे पागल हुए होते हैं और इसी कारण से क्या होता है कि वो एड्स रोग के शिकार बनते हैं। ऐसे बहुत सारे बचने के उपाय हैं जो कि आपको अगर अपनाते हैं तो आपको एड्स रोग से आप बच सकते हैं। एड्स पर नियंत्रण के लिए एड्स पर नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका आदि नहीं बनाई जा सकी है। यानी देखिए इतना खतरनाक रोग है कि कोई टीका तक बनाई नहीं गई है। और सबसे पहले बात करें तो किसी अनजाने व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। तथापि उसके बाद यानी कि कदाचित संभोग के समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ये आपका सबसे पहला बात है कि एड्स रोग जो होता है उस पर नियंत्रण करना है, सबसे पहला बात आपको यही है। दूसरा बात, एक बार उपयोगित इंजेक्शन की जो सुई जो होती है, सुई उसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। किसको आप इंजेक्शन लगा दिए, उसी का सुई का इंजेक्शन जो सुई जो होता है नीडल होता है उसको लगाकर दूसरे में करते हैं तो हो सकता है कि जो उसका जो रोग है वो किसी दूसरे जो व्यक्ति को इंजेक्शन लग रहा है उसको हो सके। तो ध्यान देना है कि एक ही सुई का 2-3 बार प्रयोग ना करें। इससे क्या होता है, इसे एड्स रोग पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा की बात करें, तीसरा आपको एड्स संक्रमित व्यक्ति द्वारा जिसके पास एड्स है किसी भी तरह से रुधिर दान नहीं करना चाहिए। उसका जो खून जो होता है ब्लड, वो किसी भी समस्या में उससे ब्लड नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको जो उसका रोग है वो आप में भी हो सकता है। तो एड्स संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से रुधिर का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। और आपका अगला है, रुधिर आदान से पूर्व रुधिर का HIV जो होता है वो HIV मुक्त होना चाहिए, यानी कि जो इसका टेस्ट होता है करवा लेना चाहिए, अर्थात इसकी पूर्ण जांच अनिवार्य होनी चाहिए कि इसमें कौन सा बीमारी है या फिर नहीं। देखिए बिना ब्लड जांच के आपको किसी ब्लड चढ़ाया ही नहीं जाता है। बहुत भी हॉस्पिटल में जाकर देखे होंगे पहले उस जो ब्लड होगा उसका जांच होती है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर की,
सक्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। सक्रिय जो प्रतिरक्षा होती है उसको परिभाषित करने के लिए उसके बारे में आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। तो लिखना है कि चेष्टा सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर की अपनी प्रतिरक्षा सक्रिय होती है, क्योंकि इनके लिए उपयुक्त एंटीबॉडीज का संश्लेषण स्वयं शरीर में होता है। यह अस्थायी प्रतिरक्षा रोगग्रस्त यानी रोगों से पीड़ित जो होती है हो जाने पर एवं इसके ठीक हो जाने के बाद विकसित होती है। यह प्रतिरक्षा जो होती है जन्मजात होती है यानी जन्म से ही होती है। और सूक्ष्मजीवों के तनु विलयन या मातृक सूक्ष्मजीवों या रोग उत्पन्न करने वाले उनके उपापचय पदार्थों का इंजेक्शन देने से भी सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, वह विकसित की जाती है। इन्हें शॉर्ट में शॉर्ट कहते हैं, जो कि हैजा होती है, खसरा, डिप्थीरिया, रेबीज, टाइफाइड, कुकुर खांसी आदि रोगों से प्रतिरक्षा के लिए इसे की जाती है। तो ध्यान रखेंगे ये सब। यह था आपका 6वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए 7वां प्रश्न है, सक्रिय प्रतिरोध क्षमता का स्रोत बताइए। जो कि रोगों से लड़ने में ये बहुत काम करता है, जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ये। तो सक्रिय प्रतिरोध क्षमता के स्रोत आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। तो लिख रहा है कि प्रतिरोध क्षमता का स्रोत इस प्रकार की प्रतिरोध क्षमता शुद्ध एवं मूल प्रतिजनों के शरीर में प्रविष्ट कराने के उपरांत उत्पन्न होती है। प्रतिजन वैक्सीन यानी टीका अथवा मृतक या जीवित पूर्ण रूप से क्रियाशील जीवाणु या विषाणु होते हैं। प्राकृतिक या प्रतिरोध क्षमता जीवित या पूर्ण रूप से क्रियाशील सूक्ष्मजीव के द्वारा निर्मित होती है, जो कि प्राकृतिक रूप से रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। और कृत्रिम की बात करें, कृत्रिम की तो यह प्रतिरोध क्षमता जीवित मृतक या छीन वाले सूक्ष्मजीवों के कृत्रिम रूप से प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट कराने के उपरांत क्या करती है, यह उत्पन्न होती है। पर सक्रिय प्रतिरोधकता क्षमता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब पसंद आ रहा है तो शेयर कर सकते हैं, शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर करना चाहिए आपको। कमेंट भी कीजिए, कमेंट में कोई भी आपका सवाल है पूछिए, मैं उसमें रिप्लाई देकर आपका जवाब जरूर देंगे। आपका 8वां प्रश्न है, कैंसर रोग पर टिप लिखिए। जो कैंसर रोग होता है अब इसकी तो बहुत खतरनाक रोग है, इस बारे में कौन बच्चा जानता है कैंसर रोग के बारे में? आप नहीं जानते, बहुत मूर्ख है, लेकिन आज हम आपको मूर्ख है बता देंगे आपको कि कैंसर क्या होती है। रोग तथा रोग का कारण। इस रोग में कोशिका विभाजन यानी अनियंत्रित, अनियमित तथा तीव्र गति से होता है। ये कोशिकाएं क्रियाकारी भी नहीं होती, अर्थात इनका पूर्ण रूप से विभेदीकरण भी नहीं हो पाता है। ये कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं करने देता, जिससे उनकी मृत्यु होने लगती है। इस प्रकार के तीव्र कोशिका विभाजन से उन स्थानों विशेष पर गांठ या अबूर्त कहते वह बन सकती है। शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यंत नियमित और नियमित क्रियाविधि के द्वारा होती है। सामान्य कोशिकाओं में यह गुण, जिसे स्पर्श संबंधन कहते हैं, दूसरी कोशिकाओं को अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। कैंसर कोशिकाओं में इस प्रकार का संदमन समाप्त हो जाता है। कैंसर का कारण कोशिकाओं में उपस्थित ऑन्कोजीन्स का सक्रिय होना माना जाता है। यद्यपि ऑन्कोजीन्स सभी कोशिकाओं में होती है, किंतु सामान्यतः यह निष्क्रिय होती है। किसी विशेष कारण से यह सक्रिय हो सकती है, यानी किसी भी कारण से, यानी बहुत सारा इमरजेंसी कारण हो गया तो ये सक्रिय हो सकती है। इसके आत्मीय संभावना की जाती है। और अगला प्रश्न 9 नंबर की, मादक द्रव्यों का शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? जो मादक द्रव्य जो होती है उसका शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, आपसे पूछा जा रहा है। कैसे लिखेंगे, एग्जाम में आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा, अभी तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। अभी हम आपको बता देंगे कि कैसा लिखना है। मादकों द्रव्यों पर शरीर पर कौन सा दुष्प्रभाव पड़ता है वही बता रहा है। तो लिखना है, सभी मादक पदार्थ, जितने भी मादक पदार्थ सभी मादक पदार्थ मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होंगे ये, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे इनका आदी हो जाता है। आदी यानी कि इसके क्या कहते हैं, इससे पीड़ित हो जाता है, इसके और खींचा चला जाता है, और बाद में इच्छा होने पर भी सफलतापूर्वक इन्हें छोड़ नहीं पाता। देखिए, किसी चीज़ की अगर लत लग गई तो छोड़ना समझ लिए बहुत कठिन है। आपके पास मान के चलिए आपको दारू पीने की लत लगाई, सिगरेट पीने की लत लगाई, कोई भी आप स्मोकिंग जो करते हैं तो उसका छोड़ना उतना ही कठिन होता है। जितना शुरू तो बहुत मज़ा आता है बहुत, लेकिन जब आपको पता चलता है कि कितना हानिकारक है तब आपको क्या है ना, छोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको सभी रोगों के बारे में सभी के बारे में इसमें बताया जाता है। प्रत्येक मादक पदार्थ मनुष्य में मस्तिष्क और रासायनिक संस्थान पर सीधा प्रभाव डालता है। अतः इसके प्रयोग से उसका कार्य क्षमताओं पर गिरावट आने लगती है, उस पर गिरावट धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है, और सने सने उसका शरीर जर्जर होता चला जाता है, टूटता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है। वह समय से पहले ही स्वास्थ्य गंवा बैठता है। यानी कि मान चलिए कोई अगर 50 साल में बूढ़ा हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो 35-40 साल में वो बूढ़ा हो जाएगा। यानी मान चलिए आप कमज़ोर की बात करें, ताकत की बात करें, जो कि खत्म हो जाएगा। और कम आयु में वृद्ध प्रतीत होने लगता है, और कम आयु में यानी कि मान लीजिए सुन रहे हैं कि 50 साल उम्र है और वृद्ध
बुढ़ा हो चुका है, यानी पूरा केस वेस पाक हो गया है, पूरा सब कुछ यानी कि बुढ़ा का भेष धारण कर लिया। ऊपर से दिखाई देने वाले फुर्ती व उत्तेजना अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर में वह खोखला बनाती रहती है। फिर तो व्यक्ति भोजन की अपेक्षा मादक पदार्थों को अधिक महत्व देने लगता है। यानी जो भोजन नहीं करेगा लेकिन सिगरेट पिएगा, भोजन करेगा, गुटखा खाएगा, ये सब नहीं करना चाहिए ना, ये सब गलत बात है। इससे उसका स्वास्थ्य तो नष्ट होता ही है, उसके धन की भी बहुत ज़्यादा हानि होती है, पैसा भी बहुत लगता है तथा नैतिक पतन होने लगता है। वह बिल्कुल विवेक शून्य हो जाता है, विवेक हट जाता है उसका। जैसे कि रावण कह रहा था तो वह क्या करे, अपने लक्ष्मी जी को अवतार जो सीता जी उसको ही हरण के लिए आया था। यदि जो भी आप ऐसा काम करेंगे तो आपको क्या विवेक, सबसे पहले ये विवेक को हरता है। क्या करेगा, आपको भी नशा करते सबसे पहले विवेक देखिए। आप क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आप लोग नशा करते क्यों है। देखिए आपका जो कुछ भी पढ़ रहा है या कोई भी टेंशन होता है, क्या करते हैं, बाहर गए, सिगरेट लिए, जैसे निकोटीन अंदर गया मन शांत। और जब आपका क्या करें, जब आपका जो शरीर जो आपका होठ जो वैसे आप कुछ भी काम करते हैं, यानी कि जब आपका मुंह चलेगा दिमाग शांत रहता है। और इसी कारण से आप क्या करते हो, जो भी टेंशन वेंशन होता है, इसी कारण से सब लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। और आगे देखिए, विभिन्न मादक पदार्थ स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार के बुरा प्रभाव डालते हैं। कई बार तो यकृत जो कि लीवर, गुर्दे यानी किडनी आदि शरीर के विशिष्ट शोधक अंग की विकृति हुआ रोगों हो जाते हैं। अधिकतर लोगों में इनके रोगों का स्वरूप जो होता है वो लाइजेज होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सिफिलिस। अब आते हैं हम सिफिलिस पर। सिफिलिस रोग पर टिप्पणी लिखिए। सिफिलिस रोग पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोग है, बहुत ज़्यादा खास रोग है। अच्छा, रोग भी खास होता है, आपका भैया का रोग भी खास होते हैं, हाँ हाँ बहुत। सिफिलिस रोग पर टिप्पणी लिखिए तो लिखा है कि आंतशक या उपदंश यानी कि साइफिलिस यानी कि ये सिफिलिस ही है, ट्रेपिनोमा पैलिडम नामक जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में जनन तंत्र के विभिन्न भागों में घाव हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते। शरीर के अन्य भागों में रोग के विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। उपचार के रूप में प्रतिजैविकों का प्रयोग कराया जाता है। रोग से बचाव के लिए इसमें कुछ दिया गया है, रोग से बचाव के लिए तो देखिए, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन जो संपर्क होना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो लड़के लोग तो समझते नहीं है, संक्रमित व्यक्ति भी फिर भी सेक्स करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क किसी भी परिस्थिति, चाहे वो कितना भी ब्यूटीफुल, कितना भी सुंदर, नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। साथ ही सामान्यतः भी यह यौन संपर्क से निरोध यानी कंडोम का प्रयोग किया जाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति, सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। साथ ही सामान्यतः भी यौन संपर्क में निरोध यानी जो कंडोम का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि आप कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपको कुछ रोग भी जैसे एड्स से बच सकते हैं, सिफिलिस से भी आप बच सकते हैं, बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। इसका उपयोग बहुत ही कम ही लोग करते हैं। दूसरा आपका दूषित इंजेक्शन की सुई का प्रयोग नहीं करना, दूसरे के इंजेक्शन का सुई का प्रयोग कदाचित करना ही नहीं चाहिए। तीसरा, संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी भी व्यक्ति को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे उसका भी रोग उसमें जा सकता है। आगे देखिए, अर्जित प्रतिरक्षा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। जो अर्जित जो प्रतिरक्षा होगी वो किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी, वही आपसे पूछा जा रहा है। कैसे बताएंगे, असंक्राम्यता प्राप्त करना, इंजेक्शन लगाकर अथवा अन्य किसी विधि से रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न पदार्थ अथवा रोगाणुओं को ही स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इससे शरीर में स्वतः ही प्रतिरक्षी जो पदार्थ होंगे वो उत्पन्न होने लगते हैं, उसमें क्या तो उसमें आने लगते हैं, जिनसे उन विशेष रोगों को रोका जा सकता है। और आपका आगे देखिए, BCG या फिर DPT, चेचक आदि के टीके द्वारा असंक्राम्यता शिशु अवस्था में अर्जित की जाती है। इसी प्रकार पोलियो की दवा पिलाकर असंक्राम्यता अर्जित की जाती है। पोलियो की दवा आप लोग अभी चलो बचपन में पिए, हम भी पिए हुए, हम क्यों बताएं, हम भी पिए हुए, आप लोग भी पिए होंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, टीका भी लगा होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आने वाला जो बीमारी होता है वो नहीं आता है आपको। आगे देखिए, मलेरिया से बचने के उपाय बताइए। आप पता नहीं अब होता है कि नहीं, आपके पास भी होता ही होगा, टीका लगता है कि नहीं बच्चों का जब भी, और कितना 6 माह का या फिर 1 साल का होता है तो टीका तो लगता ही है। ये आपका मलेरिया से बचने के उपाय बताइए। अब मलेरिया से उपाय भी बता रहे थे कि कैसे इससे आप बचें, क्योंकि आपको देखिए बायोलॉजी में आपको सभी जितना भी रोग हुआ सभी से बचने का उपाय आपको दिया गया है। तो आपको उपाय देखिए, उपचार है आपका, रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, शांत रहकर आराम से बिस्तर पर लेट लेते, फ़ोन यूज कर रहे हैं, किसी का क्या कर रहा है, चैटिंग कर रहे हैं, किसी से बात करें, बस यही सब। और इस देखिए, आपको अगर मूवी देख, क्या आपको कुछ मोबाइल चला मन कर, आपको शॉर्ट मत देखिए, आप मूवी देखिए। मूवी देखेंगे, ऐसे भी कहा था कि जो फिल्म जो होती है वो समाज का आईना होता है। अब जितना ज़्यादा आप मूवी देखेंगे उससे आपको बहुत शिक्षा मिलेगी, आप उससे मैसेज लेंगे, नया सीखेंगे कि उसमें क्या क्या हो जाता है। बहुत सारे आप मैसेज ले सकते हैं, बहुत सारे मोटिवेशन मूवी। हम ये नहीं करेंगे आप मोटिवेशन मूवी ही देखिए, आप देखिए, लेकिन उससे उसमें सीखिए कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। कुनैन ही इस रोग की एकमात्र औषधि समझी जाती है, जो लगभग सभी दवाओं में किसी न किसी रूप में होती है।
कुछ चिकित्सक इंजेक्शन लगाकर ही इसका सफल इलाज करते हैं। जो कुछ चिकित्सक को आप देखेंगे, कुछ डॉक्टर देखेंगे, सीधा सीधा कुछ भी डॉक्टर इंजेक्शन निकालेंगे, 2-3 फूकेंगे, बस रोग गायब। और आगे बचने को उपाय बात करें तो इस रोग में रोगी को कुनैन, कैम्यून या फेल्यूदिन आदि औषधियों को खिलाना चाहिए। ये सब मलेरिया नाशक दवाई है, मलेरिया को नाश करने वाली दवाई। दूसरा, मच्छरों का नाश करना आवश्यक है। आप कहेंगे भैया मच्छरों का नाश कैसे करें, हम बताएंगे कैसे करना है। मच्छरदानी लगाइए, मच्छर का नाश हो जाएगा, यानी वो आपको काट ही नहीं पाएगा, तो अपने भूखे मारे अपने मर जाएगा। अंतः गंदे नालों, कूड़ेदानों तथा गड्डी में जहाँ मच्छर अंडे देते हैं, जो भी अच्छा, क्योंकि देखिए सभी जितने पशु पक्षी आदि सभी जनन करते हैं, जनन नहीं करेंगे तो उसका प्रजाति ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो वो समझ लीजिए कि जो आपका पृथ्वी है ना, यह भी आपका एक ग्रह हो जाएगा जिस पर कोई जीव ही नहीं रहेगा। एकमात्र पृथ्वी ग्रह है जिस पर जीव है, लेकिन ये सुनसान ग्रह हो जाएगा। अगर क्यों, अगर सिर्फ लोग जनन करना बंद कर दे तो। मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए, किस पर, आप पर आदमी पर नहीं है, क्या है जो मच्छर है मस्कीटो, उस पर छिड़कना चाहिए मिट्टी का तेल। अब कहेंगे तो उड़ता रहता कैसे छिड़केंगे, उस देखिए जिससे मच्छर अथवा उनके अंडे वही नष्ट हो जाते हैं। जो आपके उसके अंडे होते हैं वहाँ पे काली जो भी आपको देखते होंगे नाला उला जो होता है वहीं पे ज़्यादा मच्छर पनपते हैं। मैं या अन्य स्थानों में भी जहाँ मच्छरों के निवास का संदेह होता है, DDT या अन्य दवाओं को छिड़क कर मच्छरों का नाश करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका कि टाइफाइड रोग का वर्णन कर। टाइफाइड, अब आज ये है भैया टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड बहुत सुने तो है लेकिन जानते नहीं है, चलिए आज जान लेंगे। टाइफाइड रोग का वर्णन करें। यह एक संक्रामक जीवाणु रोग है। क्या है संक्रामक का, जो फैलने वाला, एक दूसरे में फैलने वाला, उसे हम कहते हैं संक्रामक। एक निश्चित अवधि तक रहने का कारण इस बुखार को मियादी बुखार भी कहा जाता है। कौन सा बुखार, मियादी बुखार, जो खाली ठीक ही नहीं होगा। साल्मोनेला टाइफी रोग का कारक है। इसका संक्रमण भोजन तथा जल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, भोजन और जल के माध्यम से होता है। किसी भी आयु के व्यक्ति को यह रोग हो सकता है। ठीक नहीं है कि वो बच्चे को होगा, वयस्क को होगा, बूढ़े को भी हो सकता है, सभी को हो सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। सामान्यतः यह माना जाता है एक बार इस रोग के होने पर दोबारा यह रोग नहीं होता है। और किसी को तो होना ठीक ही है, हो जाएगा तो आपको तो उस रोग से छुटकारा पा लेंगे। इस रोग का समाप्ति काल 4 दिन से 40 दिन का हो सकता है। बाप रे, तो आदमी ही मर जाएगा इतने दिन में, मतलब एक दिन में हालत खराब होता है, 40 दिन। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी आपका थोड़ा और है लक्षण है, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ जाएगा, ताकि एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे तरीके से अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसको एग्जामिनर के सामने पेश कर सकें। तो लक्षण की बात करें, लक्षण में इस रोग के प्रारंभ में, अगर ये रोग है आपका, कौन रोग है, चलिए उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। हाँ, ये है आपका, हाँ टाइफाइड के, जब इस रोग के टाइफाइड के प्रारंभ में सिर में तेज़ दर्द हो सकता है, बहुत तेज़ दर्द, आप पता है ना, और सिर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और रोगी काफ़ी बेचैनी अनुभव करता है। जो रोगी का होता है, जो पेशेंट जो होता है वो काफ़ी अनुभव करता है, जो सिर में दर्द होता है, या फिर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जैसे रोगाणु अपना प्रभाव फैलाते हैं वैसे वैसे ऊबर तीव्र हो जाता है। ज्वर के साथ सारे शरीर पर मोती के समान दाने निकल आते हैं। मोती के दाने जिसे क्या बोलते हैं, चेचक। हमको हुआ था, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था चेचक। आपको पास हुआ था इतना ही, लेकिन हमको पास तो हुआ था बहुत ज़्यादा, क्या बोलेंगे, जितना उस समय लग रहा था कि सबसे कठिन दिन है वो। उसके बाद देखिए, वास्तव में इस रोग के कारण अंतों अंग यकृत एवं प्लीहा में सूजन आ जाती है, यानी फूल जाता है, अतः आहार नाल संबंधी कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे बात करें तो आंतों में दर्द, पेचिश, अतिसार आदि। इस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण यानी वायरल टेस्ट इसको बोलते हैं, से की जाती है। और रोग से बचने के उपाय, मोती झरा से बचने के लिए टीबी का टीका लगवाना चाहिए। जिससे व्यक्ति को बुखार हो जाए उसे अलग रखना चाहिए। रोगी को के बर्तन जो होते हैं जिसमें वो खाना वाना खाता है, बिस्तर आदि को अलग रखना चाहिए, क्योंकि रोग है तो भैया वो तो कोई अपना, भले ही आपको कोई सामान दे, उसको अलग रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसको छाँट ही दे, लेकिन अलग रखना चाहिए, क्यों, तब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ठीक हो जाने पर कीटाणुनाशक पदार्थ, गर्म पानी आदि से धोना चाहिए। रोग के मल मूत्र को नष्ट कर देना चाहिए। जो रोगी की जो है उसका मल मूत्र को नष्ट कर देना चाहिए। आपको नष्ट कैसे करेंगे, उसमें जीवाणुनाशक पदार्थ अवश्य डाल देना चाहिए। और जो बहुत सारे उसमें क्या है, और एक शीशी उसी आता है जिसमें को उसका जो क्या होता है दवाई ववाई होता है, वही उसको छिड़का जाता है। उपचार हेतु एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, नशीली दवा पर शरीर पर क्या प्रभाव है। नशीली आप दवाएं सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे दवाएं जैसे आपको क्या होता है, हैंडकरचिप भी आ चुका है जिसको आपको लगाते हैं कोई व्यक्ति जो होता है बेहोश हो जाता है, तो उसी प्रकार से नशीली दवाई भी आ चुकी है जिसको खिलाने के बाद कोई सामने वाला जो होती है, इस प्रकार से एक टैबलेट ही आता है जिसको खिलाने के बाद आप मार्केट में शायद उसको मिलता भी है, उसको आप किसी को भी खिला देंगे तो वो बेहोश हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, वो कुछ भी कर रहा है वो क्या करेगा, वो उठेगा ही नहीं। ये दवाई बहुत सारे लड़के यूज़ कर सकते होंगे। तो नशीली दवा पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए आपको बताते हैं।
नशीली दवा थोड़े समय का मादक प्रभाव देती है। उन्हीं के आधार पर वह उनका आदि अपने आप को अधिक स्वस्थ व फुर्तीला महसूस करने के लिए इनका जो होती है वो उपयोग करता है। उसकी आवश्यकता दया व उसकी मात्रा के बढ़ती जाती है, क्योंकि थोड़े ही मात्रा में उसका शरीर सहन करने लगता है। इस प्रकार वह शारीरिक तथा मानसिक, शारीरिक और जो मानसिक जो दिमाग का होता है, दोनों रूप से इन दवाओं यानी दूर पर निर्भर करने लगता है, यानी इस पर निर्भर करने लगता है, यानी इस पर निर्भर हो जाता है, अथवा उसका शरीर व मस्तिष्क चेतनता का अभाव होने के कारण इन दवाओं को मांग करता है और बाद में स्थितियों में इनके न मिलने पर कुछ भी करने को तैयार होता है। नहीं, अब देखिए, अब क्या हो, नशीली दवा को जिसका लत लग चुका है तो वो तो हमेशा नशीली दवा खोजेगा, और अब तो वो मिलेगा नहीं तो वो कैसे भी चाहेगा कि हमको मिल जाए, दे दो, यानी कैसा भी करके उसको क्या करेगा, प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जो अब तो वो मिल नहीं सकता है, क्या करेगा, बाद में मर जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो ऐसा भी आप देखे होंगे, जिस प्रकार से देखते होंगे जो प्यार में जो कोई होता है, पागल होता है, वो कहता है अब नहीं, मर जाएंगे, ऐसा वैसा, वैसा ही सेम समझे आप। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको कुछ है, आपको पढ़ना है। यद्यपि अनेक दवाई यानी कि औषधियाँ, पहले इसको ही औषधि कहा जाता था, विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करने के ये काम आती है अथवा इस कार्य में सहायता करती है तथा अन्य कुछ उत्तेजना उत्पन्न करने या उसका शमन करने के लिए चिकित्सीय रूप में उपयुक्त होती है। प्रायः मनुष्य इन तीसरी श्रेणी के औषधियों का आदी हो सकता है और औषधि के इस गुण को अपने नशे के लिए प्रयोग में लाने लगता है। इस प्रकार वह अपना सर्वस्व नष्ट कर डालता है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक अथवा सामाजिक सभी स्थितियों की अनदेखी करके वह अस्वस्थ, असहाय अथवा चिड़चिड़ा होकर, यानी बहुत बेवजह चिल्लाया जा रहा है किसी पर बिना काम के, से अरे तुम ऐसे किए वैसे किए, चिल्लाया जा रहा है दूसरे बिना काम के, किस लिए, सिर्फ अपने कमजोरी की वजह से। वो अस्वस्थ है ना, वो असहाय, किसी को सहाय नहीं, अपने स्वास्थ्य का ठीक नहीं है तो वो बोलेगा किसी न दूसरे को। क्यों, देखते हैं ना, किसी और का क्रोध किसी और पर निकालता है, वैसा ही नैतिक पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, पतन हो रहा है उसका। इसका उत्थान करके देखिए, इसीलिए आपको ध्यान और योग करना बहुत जरूरी है। औषधियों की तीसरी श्रेणी जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, उत्तेजक होती है। इसमें उपस्थित उत्तेजक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है अथवा और नमक इसकी सक्रियता का शमन करते हैं। कुछ शामक का ही कार्य करती है तथा अन्य कुछ विभर उत्पन्न करने का कार्य करती है। कुछ व्यक्ति नियमित रूप से तीसरी श्रेणी के औषधियों का सेवन करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को इन औषधियों की लत लग जाती है और वे पूर्ण रूप से इन पर आश्रित हो जाते हैं, इस पर निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आइए, अल्कोहल का दुष्प्रभाव बताइए। अल्कोहल आप लेते हैं तो अल्कोहल का क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। तो अल्कोहल को बोलते हैं, आप बहुत बार सुने होंगे अल्कोहल कहते किसको है। अल्कोहल आपको शराब को कहा जाता है, किसको, शराब को। शराब का सेवन करने से शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकता है। अगर यानी कि आप अल्कोहल या फिर अल्कोहल शराब को ही बोलते हैं, तो जब आप शराब का सेवन करते हैं कौन कौन से आपको दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, चलिए वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहला, शराब के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र, विशेषकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाती है, जिससे आत्मा जो होती है वो समाप्त होना, मस्तिष्क कमजोर होना, आत्मविश्वास होता है वो सब खत्म होने लगती है। निर्णय लेने में भी असमता हो जाती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। स्मरण शक्ति यानी यादाश्त आपको कमजोर हो सकता है, क्षीण होना, विचार शक्ति लुप्त होना। ऐसे भी हमारा याद भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अच्छे बुरे का ज्ञान जो होता है, वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका भी क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। एकाग्रता की कमी आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। बाद में ऐसा व्यक्ति अपना आत्मसंयम तथा आत्मसम्मान ये खो देता है। और दूसरा, शराब में अल्कोहल होता है जो कोशिकाओं से जल और शरीर को आंतरिक ग्रंथियों से होने वाले स्राव को तेजी से अवशोषित करता है। परिणाम स्वरूप पहले तो यकृत सिकुड़कर छोटा हो जाता है और इसके बाद उसका आकार सामान्य से अधिक हो जाता है, जिसमें उसकी प्राकृतिक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र में उनकी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। शरीर का पोषण उचित न होने के कारण दुर्बलताएं और अधिक जो होती है वो बढ़ने लगती है। और आगे आते हैं, आपका ये आखिरी प्रश्न है, यही इसी में क्या आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कुछ और लिखना है कि और भी प्रभावित है। कोशिकाएं से जल अवशोषित होने के कारण वे नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे शरीर विशेषकर मांसपेशियां दुर्बल होकर, कमजोर होकर शिथिल या ढीला ढाला पड़ जाता है। और चारमा है जो शरीर में विटामिनों की कमी हो जाती है, विशेषकर विटामिन बी श्रेणी के विटामिन, थायमीन आदि, और उनका वितरण अनियमित हो जाता है, जो शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियों और रोग को उत्पन्न करता है। पांचवा है, रुधिर परिसंचरण मुख्यतः त्वचा की ओर अधिक होने का त्वचा का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। वास्तव में इन स्थानों की रुधिर कोशिका चीरी हो जाती है, अंदर इन स्थानों पर ताप अधिक हो जाता है। और क्षमा जो क्या होता है, क्षमा है आपका भावनात्मक यद्यपि बढ़ी हुई दिखाई देती है, किंतु शीघ्र ही उसमें अक्रमता झलकने लगती है, जो कि बाद में घृणास्पद हो जाती है।
तो कितना प्रश्न बताया हमने, ये था आपका 15 प्रश्न, 15 आपका 15 जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये लॉन्ग क्वेश्चन मान के चलिए, इसमें से बहुत सारा प्रश्न 5 से 6 प्रश्न जो होगा कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में आपको एग्जाम से देखने को मिलेगा। तो कृपया करके इसे आपको याद कर ही लेनी है, कैसे करके 2 बार पढ़िएगा, नहीं याद कर सकते कोई बात नहीं, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर आपका सेट हो जाएगा। और एग्जाम में प्रश्न आएगा तो अब इसको सोचकर अपने तरीके से बना के इसको लिख सकते हैं। तो फिर भी आप कहना चाहते हैं कि आपको आप पढ़ने का समय आ चुका है, अब नहीं पढ़ेंगे तो आप सब कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अब आपका समय आ चुका है कि हाँ बताने का कि आप भी कुछ चीज़ है। अब वो समय आ चुका है, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, पूरे साल नहीं पढ़े, क्या आप भी नहीं पढ़ेंगे ना अब। इसलिए आपको क्या करना है कि अभी से जितना हो सके जी और जान पूरा पूरा क्या करना है कि लगा देना है आपको। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।